हेलो एवरीवन। तो देखो, जैसे कि अपन राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की चर्चा कर रहे थे अपन इससे लास्ट क्लास में। तो देखो, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की प्रमुख रूप से अपन ने 3 विधियों के बारे में चर्चा की थी। पहली विधि थी उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि, और दूसरी विधि थी आय विधि, और तीसरी विधि थी व्यय विधि। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने बता दिया कि किन किन विधियों का कौन कौन से राष्ट्रों में या कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रीय आय की गणना में काम में लेती है। ये अपन ने इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब देखो, और इसमें फिर अपन ने जैसे उत्पादन विधि के बारे में चर्चा कर ली थी कि उत्पादन विधि या मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो देखो, अब दूसरी जो विधि है, या दूसरी विधि से पहले एक चीज और है, मूल्यह्रास। एक वर्ड आता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? देखो, उत्पादन विधि है, इसी का पार्ट है मूल्यह्रास। तो देखो, उत्पादन विधि में जब अपन गणना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी मशीनें उत्पादन करती है या खेत में उत्पादन होता है, तो इससे जो उत्पादक वस्तुएं हैं जिनसे उत्पादन हो रहा है उनका मूल्य धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। अर्थात उनमें क्या आती है, घिसावट आती है। घिसावट आती है, उनके मूल्य में धीरे धीरे क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे जैसे अपन बात करें मूल्यह्रास की, तो जैसे एक मशीन आप लेके आए, एक मशीन खरीदी आपने, कोई भी उत्पादक मशीन है। इस मशीन का प्रारंभिक मूल्य था 10 लाख। 10 लाख रुपए में आप मशीन लेके आए। इस मशीन को आप 2 साल से काम में ले रहे हो, तो 2 साल बाद में इस मशीन का 10 लाख रुपए मूल्य अब नहीं है। तो कितना है, मान लेते हैं 10% की दर से इसमें गिरावट हो रही है, तो 10% की दर से इसके मूल्य में पहली साल में 10% की दर से इसमें गिरावट आई, तो ये 9 लाख रुपए की हुई। ठीक है, 9 लाख रुपए की हुई। अब 9 लाख का 10% फिर से घट जाएगा इसमें से, अर्थात 90,000 रुपए और घट गए। तो अब ये मशीन आपकी है 8,10,000 रुपए की। तो ये जो मूल्य इसमें कमी आई है, वैसे ही जैसे एक खेत है उसकी भी उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम होती है। जैसे आप एक खेत है तो उसमें उत्पादन करते हैं, मान लेते हैं गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो गेहूं का उत्पादन करते हैं उसमें, तो वो जो उत्पादन है उसने पहली साल दिया है, तो वही उत्पादन वो अगली फसल में नहीं देगा। उसके उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये क्या है, मूल्य में क्या हो रहा है, उसकी जो क्षमता है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसमें घिसावट हो रही है। तो इस घिसावट को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय आय जब शुद्ध निकाला जाता है तो आपको डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है। ये पहले की क्लासों में चर्चा हो चुकी है। तो मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्य में जो लगातार जो उत्पादन कार्य में काम में लेने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। तो शुद्ध जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करते हैं तो घिसावट को उसमें से घटा दिया जाता है। तो ये मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का ये जो मूल्यह्रास के बारे में है, इसके बारे में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। छोटी सी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट चीज है पर छोटी सी परिभाषा है, तो एग्जाम में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, अब इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। दूसरी जो विधि है वो है आय विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की जो दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है वो है आय विधि। देखो, आय विधि और व्यय विधि के बारे में इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि भाई व्यय विधि और आय विधि का आमतौर पे जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो राष्ट्रीय आय की गणना में इन विधियों को काम में लेते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र वो इस विधि को काम में नहीं लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति की सही सही आय का मापन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज का लेखा जोखा नहीं होता है। इसके कारण सही सही राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में पता नहीं लग पाता है। अब देखो, इस विधि के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में देखो, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखो आय का वितरण कैसे हो, भाई आय बटेगी कैसे। सब सारे जो सेक्टर, आम तौर पे हमारे यहाँ उत्पादन के जो साधन लिए जाते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन लिए जाते हैं। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के साधन? तो उत्पादन के साधन है श्रम, भूमि, पूंजी। इनके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हो।
श्रम है, भूमि है, पूंजी है। तो ये क्या है? उत्पादन के साधन है। फिर एक साहसी है, टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? उत्पादन के साधन है। उत्पादन में जो काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे ये उत्पादन के साधन होते हैं। अब ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक मिलता है, भाई इनको इनकी कीमत तो मिलेगी ना। तो इनकी कीमत क्या होती है? जैसे श्रम है तो श्रम को क्या मिलता है? श्रम को श्रम काम करने के बदले में मजदूरी मिलती है। वैसे ही भूमि को क्या मिलता है? लगान मिलता है। पूंजी को ब्याज मिलता है और साहसी को लाभ मिलता है। तो ये क्या है? ये इनको मिलने वाले ये जो साधन है ये हैं उत्पादन के साधन। भाई उत्पादन के साधन है, ये इनको मिलने वाले पारिश्रमिक कह दो आप, या इनके प्रतिफल कह दो, एक ही बात है। भाई इनको मिलने वाले उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल या इनके पारिश्रमिक है। तो इनको इनके बदले में क्या मिलता है? इनकी कीमत मिलती है। तो जैसे कीमत किस प्रकार से मिलती है? जैसे ब्याज, एक पूंजी है वो हमेशा ब्याज कमा के लेके आती है, श्रम है वो मजदूरी लेके आता है, भूमि है वो लगान लेके आती है, और फिर साहसी है या जो उद्यमी है जिसने साहस किया उत्पादन का, वो क्या लाभ के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। तो ये उत्पादन के साधन है। अब इनको क्या किया जाता है? इनको इस विधि में सारे साधनों की आय है ना ये, तो उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक मिलता है उसको इस विधि में क्या कर दिया जाता है? सबको जोड़ लिया जाता है। तो इनको मिलने वाले पारिश्रमिक ही क्या है? आय है। भाई पूरी अर्थव्यवस्था की आय हो गई है, तो ये अर्थव्यवस्था की आय हो गई। तो इस आय विधि से मतलब इनको कितना कितना प्रतिफल मिल रहा है, इस आय विधि से इन सबको टोटल कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो इनको जोड़कर क्या निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। ये जो चारों हैं, जैसे वेजेस है, लगान है, इन सबको क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है, और इनका योग ही क्या होता है? इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो आय विधि है उसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। अब देखो इस विधि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ये तो समझ में आ गया। इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे इससे पीछे वाली विधि थी उत्पादन विधि थी, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो सावधानियां इंपॉर्टेंट इसलिए है वरना आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसका सही सही आकलन नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ त्रुटियां रह जाएंगी। तो यहाँ जो आय विधि है इसमें जो सावधानियां हैं या किन किन बातों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है तो वो ये है, देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है उसने खेत में अपना जैसे उस किसान है, कोई किसान है, उसका खेती का ही कार्य है, किसान है अपने खेत में कार्य करता है। तो खेत में वो कार्य करता है, उसने जो उत्पादन उस खेत में किया है, देखो उसमें उस खेत में जो उत्पादन किया है तो इसकी जो आय है इसका कई बार सही सही आकलन इस प्रकार नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उसको एडिशन करता ही नहीं है। इसने जो खेत में काम किया है या फिर एक किसान है उसका ये खेत है, तो ये कई बार क्या करता है किसान, जैसे किसान का खेत है तो किसान के खेत में किसान के बच्चे, उसकी पत्नी, वो भी क्या करते हैं खेती के कार्य में हाथ बटा देते हैं और उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है या उसकी कोई गणना नहीं की जाती है। जो कि तो इस प्रकार अगर आय विधि से, उत्पादन विधि से ठीक है, उत्पादन विधि से जैसे इस खेत में 20 बोरी का उत्पादन हुआ, 20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल का उत्पादन विधि से तो क्या हो जाएगा, आकलन हो जाएगा, चाहे काम कोई भी करो, उत्पादन कितना उत्पादन हुआ, 20 क्विंटल उत्पादन हुआ। परंतु अगर अपन चर्चा कर रहे हैं आय विधि की, तो आय विधि से तो उनकी इनकम से ही पता चलेगा ना कि राष्ट्रीय आय कितनी हुई है। तो इनकम का पता इसलिए नहीं चलता है कि वो अपने खेत में काम करता है, उसका क्या नहीं करता है, लेखा जोखा नहीं रखता है कि उसको कितनी आय मिलनी चाहिए थी इसके बदले में, ठीक है। या फिर वो कई बार क्या करता है कि
उसके द्वारा खेत में जो उत्पादित वस्तु है उसको क्या करता है, घर में खाने के लिए, जैसे 20 बोरी का उत्पादन है, 5 बोरी घर के लिए रख ली, तो इनको वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करवाता है। तो ये सब क्या है, ये सब फिर इसमें आय विधि से, मतलब ठीक है, इसको उसने बेचा बाजार में, 15 बोरी बेचा, 20 बोरी उत्पादन हुआ था, 15 बोरी बेचा, 15 बोरी से उससे कितनी आय हुई है, ठीक है, उसके पूरे परिवार की आय मान लेते हैं इसको, 15 बोरी से मान लेते हैं उसको 2000 क्विंटल 30,000 रुपए की आय हुई है। अब 30,000 रुपए उसके पूरे परिवार की आय मान लेते हैं, परंतु उसने 5 बोरी खुद के खाने के लिए रख ली, वो भी तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन ही है ना, इनका तो मूल्य जुड़ा ही नहीं ना अर्थव्यवस्था में, भाई राष्ट्रीय आय में इसका तो मूल्य जुड़ा ही नहीं है 5 का, तो 5 का जो मूल्य 10,000 नहीं जुड़ा है, तो वो फिर क्या होता है, अर्थव्यवस्था में आय विधि से इसकी सही गणना नहीं हो पाई है, या फिर ये कहा जाए कि ये जो 5 का उत्पादन था वो भी क्या होना चाहिए था, अर्थव्यवस्था में जुड़ना चाहिए था। तो बहुत बार इस विधि से जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें ये समस्या हो जाती है कि सही आकलन नहीं हो पाता है, या कई बार जैसे व्यक्ति खुद के लिए, अपने लिए जो उत्पादन करता है उसका एक हिस्सा अपने लिए रख लेता है, तो उसको राष्ट्रीय आय में सही जोड़ने में कई बार समस्या हो जाती है, या वो सही नहीं जुड़ पाता है, जिसके कारण सही राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए। तो 2 विधियां अपने हो गई, एक विधि हो गई मूल्य संवर्धन विधि या उत्पादन विधि, और दूसरी विधि हो गई आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाए। अब इसके आगे अपन चलते हैं। वे विधि, देखो वे विधि है, वो विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जो विकसित राष्ट्र हैं वो आय विधि को भी बहुत ही कम काम में लेते हैं। वो किस विधि को काम में लेते हैं, वे विधि को, क्योंकि आय वाली में भ्रांतियां ज्यादा हैं, समझने में भ्रांतियां ज्यादा हैं, गणना करने में सटीकता बहुत कम है। तो इसलिए आमतौर पे जो विकसित राष्ट्र हैं वो वे विधि को काम में लेते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र हैं वो उत्पादन विधि या फिर मूल्य संवर्धन विधि को काम में लेते हैं। तो देखो वे विधि है, तो वे विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत इसकी चर्चा करते हैं अपन। देखो इसकी भूमिका क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें जिस पूरी राष्ट्र के द्वारा जो भी व्यय किए जाते हैं, उन जैसे वे कौन कौन से होते हैं, जैसे निजी व्यय होते हैं, निजी या उपभोग जो व्यय होते हैं उनको शामिल किया जाता है। विनियोग या निवेश व्यय होते हैं, उनको सरकारी जो व्यय होते हैं, और शुद्ध निर्यात होते हैं। तो ये जो विधि है इसके 4 घटक हो गए। कौन कौन से, कि एक देश में कौन कौन से किस किस प्रकार के व्यय होते हैं, उनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए। तो देखो, तो इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक वर्ष में होने वाले विभिन्न व्ययों को, जैसे उपभोग व्यय है, उत्पादन के लिए निजी पूंजीगत व्यय है, सरकार के व्यय है और शुद्ध विदेशी व्यय है, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और इस विधि की विस्तृत चर्चा अपन इसके आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी भूमिका बता दी। 4 क्षेत्र होते हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से, जैसे निजी उपभोग व्यय है पहला, तो दूसरा है विनियोग या निवेश व्यय है, भाई विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो है। तीसरा है सरकारें जो व्यय करती हैं वो शामिल होता है, और चौथा है शुद्ध निर्यात व्यय, जो शुद्ध निर्यात किया जाता है उस व्यय को शामिल किया जाता है। तो ये विधि भी जो पहली विधि है उसी की प्रकार ये थोड़ी सी और विस्तृत है उससे भी। वो विधि समझने में बहुत सरल है, ये विधि थोड़ा सा इसका आकार बड़ा है, तो इस विधि को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।